अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। हम अपने इस प्रोग्राम में हमेशा कोई ना कोई मुमताज़ शख्सियत, एमिनेंट पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे दरमियान है एक मुल्क के मुमताज़ सियासतदान, पॉलिटिशियन और समाजी जहदकार, रिफॉर्मर और ख़ास तौर पर SC/STs के मसाइल पर लड़ने वाली एक ऐसी शख्सियत जो बरसों से अवाम की खिदमत कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि ये साबिक़ में IRS के ऑफिसर भी रह चुके हैं और अब हम आपको उनसे मिलाते जाते हैं। और उनका नाम है उदित राज, जो साबिक़ रुकन पार्लियामेंट है, शुमाल मगरबी दिल्ली की नुमाइंदगी करते थे। पहले हम BJP में थे, अब उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और आपको ये भी बता देंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ ST/STs ऑर्गेनाइजेशंस के वो चेयरमैन भी हैं। तो हमारी मुराद है उदित राज साहब से। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स है आपकी बातें सुनकर, और ख़ास तौर पर जो आप ST/STs के लिए काम कर रहे हैं उस बारे में हम बात करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि कौन हिंदुस्तान में ST/STs के लिए काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर हम आते हैं। एक मरतबा तो आपने इंडियन जस्टिस पार्टी भी कायम की थी और जिसे 2003 में आपने जम कर दिया था, BJP में मर्ज कर दिया था। तो क्या आपको BJP में मर्ज करने का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? 2003 में हमने स्टार्ट किया था इंडियन जस्टिस पार्टी। जी जी। और 2014 में जी जी। भाजपा में मैं शामिल हुआ था जी। और शर्तें थी कि जिन क्षेत्रों में दलित आदिवासी की भागीदारी नहीं है, चाहे वो मीडिया है, कैपिटल मार्केट है, फाइनेंस मार्केट, इंडस्ट्रीज है, जी जी, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है, जब वो सत्ता में आएंगे तो यह करना पड़ेगा। जी जी। सत्ता में अपने बहुमत से आने का तो बारे में वो भी नहीं जानते थे। जी जी। और जब तक सत्ता में आए नहीं थे, अर्थात 2 महीने तक, मई तक, यूँ कह सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने तक जी जी। बड़ा इज्जत किया। और जैसे 272 सीटें इनको मिली, जी, वो जो हमारा इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट था, जी, एक एग्रीमेंट था जी, कि वो इस समाज का भलाई करेंगे, तो सब भूलते चले गए। जी, और वैचारिक रूप से पहले भी इनके साथ नहीं था, भाजपा में जब गया तो भी नहीं था, और बाद में भी रहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय की कांग्रेस ऐसी थी कि एक्सेस करना बड़ा मुश्किल था। जी, जी, तो 2-4 साल को इंतज़ार किया। अपनी पार्टी चला नहीं पा रहा था 2003 से, और 12 तक चलाई भी थी। और चूँकि झूठ बोलता नहीं हूँ, पैसा है नहीं, जी, जी, जात पात करता नहीं हूँ, और यह मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में बिना इमोशन के, बिना झूठ बोले, बिना जाति ध्रुवीकरण का या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का या मीडिया को खुश किए सफलता मिलती नहीं है। जी, जी, और इनमें कई फैक्टर होते हैं, उसमें से ये फैक्टर्स मेन है। तो जो मेन कारण है जिससे सियासत करी जाती है, वही नहीं मैं पूरा कर पा रहा था। इसलिए संसद में जाना जरूरी हो गया था कि संसद में जाके आवाज़ अक़लियत की भी उठाएं, जी, और दलित और आदिवासी पिछड़ों का। और 2002 का मेरा रिकॉर्ड रहा कि दलित मुस्लिम बड़ी बड़ी रैलियां किया था जब गोधरा कांड हुआ था। जी, जी, और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उनके लिए कई बार एम्बेरेसिंग सिचुएशन बनी। जैसे 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ, मैंने समर्थन किया, तो संगठन महासचिव का फ़ोन आया और फ़ोन पर बड़ा गर्मा गर्मी हुई। तो हमने उनको कहा कि कोई मुफ्त में टिकट हमें नहीं दिया था, मेरा जनाधार पूरे देश में था, जी, जी, उसके एवज में आपने दिया, जी, हमारा आपका मामला वहीं ख़त्म हो जाता है कि हमारा जन समर्थन का फ़ायदा आपने लिया, आपने टिकट दिया, मैं संसद में गया, मैं जिसके मकसद से गया वो बोल रहा हूँ। और तकलीफ़ की बात क्या हुई, धोखेबाजी से। मुझे इनकी टिकट का क्या दरकार या किसी की टिकट का क्या दरकार, मैं किसी के टिकट के मोहताज नहीं हूँ, मेरा अपना जनाधार है, बहुत लोग भी कहते रहते हैं। तो 23 अप्रैल को लास्ट डेट था नॉमिनेशन का।
तो 23 अप्रैल के 1 या 1.5 घंटा पहले नाम का खुलासा किया। पहले भी मुझे कह देते, हम तो कोई मोहताज नहीं थे। जी जी जी। लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया। उस विश्वासघात में हमें अच्छा, हमारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि जो इस समय ये कर रहे हैं अक़लियत के साथ, दलितों के साथ, प्राइवेट पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज को जी जी। सेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को ख़त्म कर रहे हैं, रिजर्वेशन समाप्त कर रहे हैं, और अंधविश्वास की पूरी खेती इन्होंने करना शुरू किया बड़े पैमाने के ऊपर। और जो इलीगल काम भी 377 को हटाने में किया, तो उस पाप का भागी नहीं हुआ मैं। इस मामले में मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ। अगर किया भी होता, चुन के आया भी होता, तो पहले से मैं मन बनाया था कि इस बार उससे भी ज़्यादा मैं आक्रामकता दिखाऊंगा। एक बात यह है, जैसा कि आपने कहा है कि विश्वासघात की बात कही है, तो विश्वासघात आपसे किया है या बीजेपी ने ST से किया है? मेरे 5 साल तक जितना मैं बोला हूँ, या जी, 70 साल में जो मैंने बोला है, जी ऐसे सवाल उठाए हैं, शायद किसी ने न करा हो। जी। जैसे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्राइवेट मेंबर बिल हमने मूव किया। जी सबरीमाला मंदिर में जब इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का विरोध किया, जी। तो हमने कहा कि मुस्लिम औरतों की बराबरी का ख्याल तो इनको बहुत होता है, जी हिंदू महिलाओं के क्या बराबरी का कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जी जी। तो केरल में या उन जगहों पर जहाँ चुनाव था, जहाँ एक दूसरा बाबरी मस्जिद एक ध्रुवीकरण करना चाहते, जैसा ध्रुवीकरण करना चाहते थे, तो बड़ी बड़े हेडलाइन में छपी मेरी बात। तो लोगों ने, वहाँ की आवाम ने कहा कि ये तो बीजेपी का ही आदमी विरोध कर रहा है। जी। तो उनको लगता है कि बड़ा नुकसान उनका हुआ। जी जी। तो 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद में और बहुत सारे मसाइल थे जिनके वजह से ये अंदर से जी नफरत करते रहे। पहले से कह देते, वो ये घर इनका था, मैं तो प्रधानमंत्री से भी बोला था कि ये घर आप लोगों का है, मैं ऐसे बाहरी आदमी हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ विश्वासघात है। तो SC/ST के साथ विश्वासघात, इनको गूंगा और बहरा दलित आदिवासी चाहिए, जो जुबान न खोले तो उसको बड़ा से बड़ा पद दे सकते हैं। जी जी। अरे एक बात ये है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, अगर कोई दलित मंदिर में दाखिल हो जाता है तो वह मंदिर को वहाँ दूध से धोया जाता है। उसी तरह अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के घर में कोई दलित जाता है, राम मांझी जो गए थे बिहार के चीफ मिनिस्टर साबिक, वो किसी का लीडर के घर में गए आलाजाद के, वहाँ उसको जब उनके वापसी पर उस घर को दूध से धो दिया गया, तो क्या ये इंसान के साथ गैर इंसानी सलूक जो है कब तक चलेगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि दलितों आदिवासियों को मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। जी जी। मंदिर में जाते हैं, लात खाते हैं, जूता खाते हैं, खाएं, अब हम क्या कर सकते हैं? जी जी। ये अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। और 33 करोड़ देवी देवता हजारों वर्ष से इस देश में एक क्लर्क नहीं बना पाए, कांस्टेबल नहीं बनवा पाए। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना हुआ, ब्रिटिश के सामने दलितों की समस्या रखी, पूना फैक्ट हुआ, उसी की वजह से शिक्षा में आरक्षण हुआ, नौकरियों में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण हुआ। ये तो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है जी। तो ये लोग जो मंदिर में जाते हैं, ये खुद पिटने का काम करते हैं। जी जी। हाँ, अपने आप को मार, हाँ, अपने को पिटने काम करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर हाल ही में हमने कई स्टोरीज पढ़े हैं, उसमें कहा गया है कि किसी दलित ने किसी आलाजाद के हिंदू का जानवर कुत्ता छू लिया तो उसके 2 हाथ काट दिए गए। अगर कोई दलित घोड़ी पर अपनी बारात निकालता है तो उस पर संगबारी की जाती है, स्टोन पेल्टिंग होती है। और अगर कोई दलित खातून खाना बनाती है तो उसका खाना नहीं खाया जाता। तो आखिर कब तक ये दलित बर्दाश्त करते रहेंगे? ये गुलाम मानसिकता के हैं, जागृति का अभाव है। बर्दाश्त तो कर ही रहे हैं हजारों वर्ष से। जी। और जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे, उसी में सोचेंगे कि जीवन है इनका। ये मुरैना का कांड है कि एक कुत्ता था जी, और दलित महिला के हाथ से रोटी खा दिया तो उस कुत्ते को बाहर कर दिया गया था जी। तो अभी तो पटना की एक न्यूज़ आ रही है कि फेसबुक के ऊपर
कि एक कुत्ते ने काटा तो पता लगा कि कुत्ता किसका है, जी तो पता लगा मुस्लिम का कुत्ता जी है। जी जी तो पूरा दंगा होने के आसार पैदा हो गए। तो फिर बात पर लगा किसी साहूकार का है जी, कुत्ता। तो कुत्ते का भी जाति पहले मुस्लिम बना था कुत्ता, जब हाँ। मुस्लिम बना कुत्ता तो दंगा होने वाला था, जब हिंदू बना कुत्ता तो दंगा समाप्त हो गया। तो इस हालात तक पहुंच गया है मामला। और जी। गुजरात का जहाँ तक, वहाँ तो मूंछ रखने से मूंछ काट दिया गया, और घोड़ा रखने से मार दिया गया, डांडिया रास जी, जी। देखने दलित गया तो उसको मार दिया गया। गुजरात की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। दलित एसटी जो हैं, जुमला जो पॉपुलेशन है, तो आप क्या समझते हैं कितना पॉपुलेशन होगा इंडिया का? 25% SC/ST का है। बिल्कुल सही है जी जी। तो तो क्या ऐसा नहीं लगता कि एसटीज और मुस्लिम एक नया यूनाइटेड फ्रंट बनाते हुए एक जो ब्राह्मणवादी हैं उनके खिलाफ उठ खड़े नहीं हो सकते? मुसलमानों को दीन से फुर्सत नहीं है, मुशायरा से फुर्सत नहीं है। जी जी मैंने बड़ा कोशिश किया मुसलमानों को इकट्ठा करने का। जी, जी। जब मुसलमान अपने मसाइल पर इकट्ठा नहीं हो सकते, जी जी दीन के ऊपर तो खड़ा हो जाएंगे, इमोशनल मुद्दे पर तो लाखों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। जी जी तो उसमें मेरा क्या इतराज़ है, दीन का मामला अपना करें। लेकिन जब आरक्षण का हुआ या मुस्लिम के ऊपर उत्पीड़न की बात होती है, या जो आईनी अधिकार हैं जी जी उस तो जब वो नहीं तामील हो पाता है, तो उसके ऊपर मैंने कहीं तंजीम चलते हुए मुसलमानों में नहीं देखा। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन तो जी। और दलितों आदिवासियों में दलित ही लड़ाई लड़ रहा है, दलित लड़ाई लड़ रहा है, OBC की भी, आदिवासी की भी, और कुछ हद तक मुस्लिम की भी लड़ाई वही लड़ता है अकेले। जी जी जो भी कुछ है, फिर भी दलितों में जैसे जैसे जागृति हुई है उनमें बंटवारा ज़्यादा होता गया। क्योंकि पहली दूसरी पीढ़ी है तो कहते हैं कि नया मुल्ला नमाज ज़्यादा पढ़ता है। जी 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 तो जैसे जैसे 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से तो झट से एक संगठन बना लेते हैं, जी जी तो बिखर बहुत गए हैं। जी जी तो बिखरने की वजह से एकता नहीं हो पा रही है। कल ही मैं हैदराबाद में था, आज भी था, तो जो ये मुरली जी हैं जो IAS अफसर हैं, जी उनके साथ अन्याय हुआ। मेरे साथ अभी थे, उनको लेके मीटिंग हुआ। यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम 27 अगस्त को होने वाला है। KCR सरकार ने किस तरह से दलितों के आंदोलन का, अक़लियत के आंदोलन का फ़ायदा उठाते हुए नया राज्य बनवा लिया, और वादा किया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर देने का, 3 एकड़ ज़मीन देने का, हर परिवार के पीछे एक नौकरी दलितों को देने का। सारा झूठ बोला, कुछ नहीं किया। उल्टा अभी SC/ST के जो ऑफिसर हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। मुस्लिम तो बहुत कम है, OBC भी कम है, चूँकि OBC का रिजर्वेशन लागू ही 93 में हुआ, उसमें से मुस्लिम का भी 5% 6% पॉपुलेशन है। तो इनको इनकैश तो कर लिया यहाँ पर, तो उसके ऊपर एक एजिटेशन किया जा रहा है। और जो मुरली हैं, बहुत ब्राइट अफसर रहे हैं, IAS अफसर रहे हैं, उनके साथ कितनी सारी ज्यादती हो रही है। तो इसको लेकर के कल मीटिंग थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसी में मेरा आना हुआ। इसको एक आंदोलन का रूप यहाँ दिया जा रहा है। तो मुस्लिम समाज को ये भी समझाना पड़ेगा। अभी मैं जहीर जी से बात कर रहा था कि आप यहाँ पर शादी कराने का पूरा वो फैसिलिटी देते हैं, और एडमिशन कराते हैं, जॉब देते हैं, लेकिन ये सब तो पेट पालतू हैं। आप कर क्या रहे हैं? ये तो सब अपना काम करके चले जाएंगे, पेट पालेंगे, समाज के लिए काम नहीं आएंगे। तो इनसे कुछ काम तो ले, पे बैक सोसाइटी को करें। जब आप कर रहे हो इनके लिए, तो हाउ दे शुड पे बैक टू मुस्लिम सोसाइटी। शादी करा दिया, घर चले गए, आपको भूल गए। स्कॉलरशिप दे दिया, चले गए, आपको भूल गए। आपने एडमिशन करा दिया, चले गए, आपको भूल गए। इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। सही तो ये तो आपको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि सियासत ग्रुप अपने अखबार से जो भी पैसा निकाल कर इतना बड़ा चैरिटी का काम कर रहा है, और इतने लाखों लोगों को कर रहा है, एक फोर्स तो बननी चाहिए। ये लड़ाई तो लड़े,
समाज की लड़ाई लड़े। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जहीर अली खान जी के लिए कुछ करें, सियासत के लिए कुछ करें, लेकिन ये जाके समाज के लिए भी कुछ करें कि केवल पेट पालने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात बताइए। और आपने मैंने एक सवाल किया था कि दलित और मुस्लिम जब फ्रंट अगर नहीं बन सकता, तो आपने कहा है कि मुसलमानों को दीन और मुशायरे से फुर्सत नहीं है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते जो हैं, ग्रैंडसन जो हैं प्रकाश अम्बेडकर, और असदुद्दीन अवैसी वहाँ पर मुस्लिम और दलित का इत्तेहाद की बात करते हैं, तो वो क्या है? देखिए ऐसा है, ड्रामा है या हकीकत है? ये बीएसपी ने कुल मिला के बहुत नुकसान किया जी जी दलित समाज का, वही नुकसान ये कर रहे हैं। जी जी आपने भीड़ तो जुटा लिया, जी, वोट तो काट लिया, हम्म, आपने काउंसलर बना लिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना लिया, जी लेकिन समाज को मिला क्या? बीएसपी ने क्या काम किया? एक बहुत बड़ा सपना उसने बेच दिया कि हम सत्ता में जब आएंगे सब कुछ हो जाएगा। अपने ही कार्यकर्ता को सशक्त नहीं बनाया, जुझारू नहीं बनाया, एमएलए एमपी की जुबान नहीं खुल सकती, कुर्सी पर बैठ नहीं सकता है मायावती को। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बेसिकली चिंतित थे कि दलितों में एक डिग्निटी का वो आना चाहिए, भाव आना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए। तो आपने खुद ही मार दिया। अब वो समय बदल गया, आज वेल्थ की ताकत ज़्यादा हो गई है जी। आज, और अडानी और अंबानी पूरे देश के इलेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं। जी। तो वेल्थ का आपने एम्पावर भी नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मैं मांग करता रहा हूँ, सपोर्ट नहीं मिला, न इनसे मिला प्रकाश अम्बेडकर जी से, न सुश्री मायावती जी से। चाहे डी रिजर्वेशन हो, चाहे बैकलॉग भर्ती न हो नहीं हो रही है। एजुकेशन प्राइवेट में चली गई, सेल्फ फाइनेंसिंग में चली गई, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्ट कर दिया गया। 2014 से जब से मोदी जी आए हुए हैं तब से नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं जी। और ये जो गवर्नेंस में जी। और पावर में जो शेयर घटा है, इसमें इनका क्या योगदान, चाहे वो ओवैसी जी का हो, प्रकाश जी का हो, मायावती का क्या हो, बल्कि उल्टा नुकसान इसलिए हुआ कि काशीराम जी ने जो मूवमेंट शुरू किया, मायावती ने जो मूवमेंट शुरू किया, उस मूवमेंट ने ये सारे जो मुद्दे थे, जी जी। उन मुद्दों की जो लड़ाई लड़ने वाला है, गाली उसको पड़ी। जो सही काम किया, गाली उसको पड़ी। यही हालत महाराष्ट्र में है कि जो सही काम कर रहा है उसको गाली पड़ेगी। अब भावुक होकर के दलित मुस्लिम एकता में वोट तो डाल देंगे, लेकिन मिलेगा क्या? बीएसपी को वोट डाला तो लोगों को मिला क्या? एक अवेयरनेस आई है, वो कल्चरल अवेयरनेस है, और कल्चरल अवेयरनेस और पॉलिटिकल पावर में फ़र्क होता है। पॉलिटिकल पावर मुद्दे की लड़ाई, रोजी रोटी की लड़ाई, डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई, भागीदारी की लड़ाई लड़ता है। तो इन लोगों में कोई क्या चार्टर ऑफ डिमांड है, भागीदारी की लड़ाई का है। अभी ये प्रकाश अम्बेडकर जी, ओवैसी जी क्यों नहीं कहते कि भारत सरकार जो उपक्रम जितने हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बीएसएनएल बेच रही है, वो मुद्दा बनाए, ये मुद्दा बनाए, बैकलॉग भर्ती का मुद्दा बनाए। 89 सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक ही दलित है, ये मुद्दा बनाए कि 4 मुसलमान हो, 20 ओबीसी हो, दलित हो, ये मुद्दा बनाए ना। जब ये या जहाँ पर डिमोशन हो रहा है या अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान ये नहीं लागू हो रहा, वो मुद्दा बनाए ना। ये तो भावनात्मक मुद्दा बन जाता है, वोट लोग दे देते हैं, इस सिचुएशन जो कि तो बनी रहती है। यही बीएसपी ने किया, बीएसपी ने लड़ने वालों को पिटवा दिया। जो हम लोग जैसे लोग लड़ते थे, गाली उनको ही खाने को मिला है। जो सही काम कर रहे थे वो दोषी करार कर दिए गए समाज की तरफ से। जी जी। एक बात ये रही, चलिए आप मायावती हो या फिर डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर हो, वो जो मेन इश्यूज़ हैं, जो अहम इश्यूज़ हैं, उस तरफ नहीं जाते और जो इश्यूज़ उठाते हैं उन्हें गाली पड़ती है। इमोशन, जी जी, बस जज्बात से खेलते हैं ये इमोशन। अब मोदी जी पूरा देश रोजगार, बेरोजगारी के कगार पर ढकेल दिया गया। जी जी। एजुकेशन की हालत खराब हो गई। जी जी। हिंदू मुस्लिम में नफरत हो गई। बच्चे जहाँ पहले दोस्त हुआ करते थे, आज नफरत है। दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, किसानों की हालत खराब है, फिर भी लोग वोट दे रहे हैं इसलिए कि इमोशन है। जी। तो वैसे इमोशन ही तो इमोशन से काम तो चला लेते हैं, वोट तो मिल जाता, सत्ता बन जाती, फिर आता, फिर दूसरा मुद्दा इमोशन का कर देते हैं। जी। और जनता जो है इमोशन, अपना रोजी रोटी का ख्याल, अपने जो
रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसको भूल करके इमोशन में लगी रहती है। एक बात है कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में 88 मिलियन जो लोग हैं बगैर खाना खाए सो जाते हैं, और मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हम मून पर जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कम्युनल जो फोर्सेस है वो मून पर जा रही हैं, या फिर हकीकत में या रियलिटी में हिंदुस्तान ऊपर जा रहा है? नहीं, हम पाताल में जा रहे हैं जी। लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार होने वाले हैं ऑटो सेक्टर में, ऑलरेडी हो चुके हैं 3.5 हाँ, मिलियन। हाँ, जी, तो वो पाताल में जा रहे हैं। जी, जी। और जो इसरो का अचीवमेंट है सब कुछ, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम का है। जी जी और ये जिसको कहते हैं कुछ नहीं किया गया, उस टाइम का है। जी। इनके टाइम में कौन सा नई चीज़ ऐसी बनी है बता दें कि इनके टाइम में ये प्रोजेक्ट कंसीव किए गए हों या शुरू किए गए हों। जी। फीता आराम से काट लेते हैं, हाँ हाँ। चाहे वहाँ पर आसम में हो जो मनमोहन सिंह जी ने बनवाया था, जहाँ ब्रिज जो बनाया था। हाँ ब्रिज बनाया था, जम्मू में जो बनाया था वो भी ब्रिज था, वहाँ बहुत ब्रिज बड़ा। था। जी। फोटो अकेले खिंचवा लेंगे जी हाँ, कि जी जैसे कि यही बना दिए। न मजदूर कोई बनाने वाला, जी, न इंजीनियर बनाने वाला, न मनमोहन सिंह जी यही बना रहे हैं जैसे। अच्छा, एक बात ये कहिए कि जैसा कि अब बीजेपी के बारे में कहा है आपने, जो मनमोहन सिंह के पीरियड में जो प्रोजेक्ट्स थे उसके बाद आप फोटो खिंचा रहे हैं, फीता काट रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अब झूठ के बेस पर चल रही है? देखिए, ऐसा है कि 10, 20, 25, 50 चीज़ों के ले लिए, जब 15 लाख आया नहीं, जी हाँ, जीएसटी से देश बर्बाद हो जाएगा, जी, मोदी जी खुद ही कहते थे। आधार का विरोध इन्होंने किया। जी जी 30 रुपये 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, जी, वो भी और रुपया जो है 50 मजबूत हो यानी जाएगा, डॉलर के अगेंस्ट। मजबूत हो जाएगा, हम्म। और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, जी जी और सबको मकान मिल जाएगा, किसानों का इनकम 2 गुना हो जाएगी। जी। अगर गिनाने लगे हम तो इतने ज़्यादा हैं, उसमें से एक भी कोई पूरा होते मुझे दिखाई नहीं देता। तो बहरहाल झूठ 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 चल रही है। वही तो कह रहा हूँ। अब हम कह देंगे झूठ झूठ बोलते हैं तो लोग नहीं मानेंगे, तो 10-12 चीज़ें गिना दिया, हम 60-70 चीज़ें गिना सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल एक और बात आ रही है, हम चाहते हैं, जो मुस्लिम हैं वो चाहते हैं कि दलित तरक्की करें, दलित आगे बढ़ें, उनमें प्रॉस्पेरिटी आए। तो लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई लीडर्स हैं जो ST STs और जो दलित हैं उन्हें रिजर्वेशन देने के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाए। एक यूपी के MLA हैं सुरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए, इसकी वजह से जात पात यानी कास्टिज्म का एक नहीं, रिजर्वेशन काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है जी। जैसे रिजर्वेशन को राजनीति में नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी नौकरियों में जी। तो सरकारी नौकरियों में 2004 से जब से सत्ता में आए तब से रिटायरमेंट तो होता जा रहा है, लेकिन एवज में भर्ती भी नहीं हुई। जी। तो संख्या घटी है। और शिक्षा में हालत यह है कि 4000 उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स की पोस्ट एडहाक पर हैं, उसको परमानेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिजर्वेशन देना पड़ेगा। जी। तो ये रिजर्वेशन तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक उसको चोट पहुंचा चुके, आगे और पहुंचाने का प्लान है। जी। जो पहले की सरकारें ने पब्लिक पैसे से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई, जी। अब उसी को बेच रहे हैं। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि उदित राज जो साबिक MP हैं, पहले बीजेपी में थे और 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की नुमाइंदगी की थी, और उसके बाद कांग्रेस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और आपको बात बता दें कि रामनगर उत्तर प्रदेश में उनकी पैदाइश हुई, और 1990 में वो IRS ज्वाइन किए। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के ओहदे पर भी फायद रहे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा और आया होगा, और ख़ास तौर पर उन्होंने दलित मुसलमानों के इत्तेहाद के बारे में जो बात कही है। अब हम उसी सिलसिले में एक सवाल करते हुए अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। तो आखिरी सवाल हमारे ये प्रोग्राम का ये रहेगा कि आप क्या कहेंगे, दलित मुस्लिम इत्तेहाद किस तरह होना चाहिए? और दूसरी बात, एक दूसरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट एक तो ट्रिपल तलाक का जो बिल पास कर चुकी है, UAPA बिल पास कर चुकी है, कश्मीर का आर्टिकल 370 का जो ख़त्म करना था वो भी कर चुकी है। लेकिन अब एक बात ये आ रही है कि जो रिलीजन जो चेंज करते हैं, तब्दीली मजहब का जो बिल, वो भी लाने चाह रही है। तो अब कोई हिंदू बुद्धिस्ट नहीं बन सकता, और कोई मुसलमान यानी कोई हिंदू मुसलमान नहीं बन सकता, और कोई हिंदू ईसाई नहीं बन सकता। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो दलित, जो हिंदू आलाजात के हैं, वो दलितों को हिंदू मानते ही नहीं? देखिए, आर्टिकल 25 में और 26 में ये फंडामेंटल राइट है कि भारत का नागरिक
किसी भी धर्म और मजहब को मानने के लिए आज़ाद है जी। तो ये तो फंडामेंटल राइट कर्टेल करने की बात है, और दुनिया के उन देशों में भी नहीं हो पाया है जो देश कंजर्वेटिव है जी। तो ये तो बहुत ही संविधान की हत्या होगी जी। और लोगों की जो फ्रीडम है जी। और चॉइस है उसको कर्टेल किया जाएगा। और दूसरी बात है कि दलित और मुस्लिम का सियासत हो या समाज की बात हो, रोज़मर्रा की समस्या हो, मसाइलें हो, एक ही हैं। भले अगर इनका मजहब अलग है तो मसाइले एक। तो क्या आप दलित को हिंदू मानते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको एकजुट होना चाहिए मुसलमान दलितों को। अब दलित जो है वही हिंदू नहीं मानते हैं, लेकिन दलित हिंदू अपने आप बना पड़ा हुआ है। जब मंदिर से लात मार के भगाते हैं, जी जी। नीच कहते हैं, अछूत कहते हैं और दूर रखते हैं तो हिंदू मानते नहीं। अगर हिंदू होते तो रोटी बेटी की शादी तो होती। बहुत अच्छी बात कही आप। तो रोटी बेटी तो है नहीं, तो लेकिन यही लोग फटे हुए हैं, तो इनकी ही गलती है एक तरह से। अपनी गलती को उनको सुधारना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही है। कुछ एक मैसेज देंगे आप हमारे सियासत के व्यूअर्स को? सियासत बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और सियासत ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि सियासत जो चैरिटेबल काम कर रहा है और धर्मादा का काम कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इस काम को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। व्यक्ति का स्वार्थ पूरा करना एक बात है, करना भी चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति को निर्माण कर रहा है सियासत, जिन लोगों का, वो लोग कैसे समाज के काम आएँ, यही चुनौती सियासत के सामने है और सियासत को इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। बहुत बहुत थैंक्स आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और इंटरव्यू भी दिया और बहुत ही अच्छी बातें बताएं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और नाज़रीन हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ अपना प्रोग्राम आमने सामने ख़त्म करते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।